नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सीधे आपको कानपुर की तस्वीरें पहले दिखा दें। वहां पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं, पुलिस से झड़प हो रही है। ये महिला जो आपको दिख रही है समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता बताई जा रही है वहां पर, क्योंकि देखिए अब से थोड़ी देर में अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीड़ित परिवार से मिलेंगे। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भारी तादाद में वहां पहुंचे हैं और वहां पुलिस से झड़प भी हो रही है। आप जाएंगी? आप लोग जबरदस्ती कर रहे हो, रुको। कहाँ ले जा रहे हैं आपको ये लोग? कहाँ ले जा रहे हैं? कौन ले जा रहा है? कहाँ और कौन ले जा रहा है? रुक जाओ, पानी दो, पानी पानी, रुको। कहाँ और क्यों ले जा रहे हैं? मैं कह रही हूँ पहले रुक जाइए आप लोग। अगर ऐसा करेंगे मीनाक्षी जी, आपको कौन और कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? कोई भी हम बोलेंगे नहीं। पहुंचने से पहले देखिए पुलिस से भिड़े समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ महिला कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। पुलिस वहां से उनको हटाने की कोशिश में है, जिसके बाद वो मानने को तैयार नहीं है। पुलिस से भिड़े हैं। अखिलेश यादव से थोड़ी देर में बताया जा रहा है वहां पहुंचने वाले कानपुर पीड़ित परिवार से सीधे तौर पर मिलने। लेकिन उससे पहले जैसे ये जानकारी मिली कि अखिलेश यादव वहां पर पहुंचने वाले हैं, पार्टी के नेता, तो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और भारी तादाद में पहुंचे ये कार्यकर्ता वहां हंगामा करने लगे, पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए। पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। तो थोड़ी देर में अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं। पुलिस की जो टीम वहां पर मौजूद है वो इन लोगों को हटाती हुई वहां से नजर आ रही है, ताकि वहां पर जो माहौल है उसे ठीक किया जाए। अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार ने जिस तरीके से कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए, मुआवजा मिलनी चाहिए, साथ ही साथ एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, जाहिर तौर पर ये सारे मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने परिवार रखेगा। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए एक परिवार है जो पीड़ित है और ऐसे में राजनीति चमकाने की भरपूर कोशिश हो रही है। अभी तो सीएम से मुलाकात भी नहीं हुई है कि समाजवादी पार्टी ने इसे अपना मुद्दा बना लिया है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं राजनीति गरमाने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जिस तरीके से मिलने का कार्यक्रम था, उससे पहले समाजवादी पार्टी के लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। मैं इस समय पर मनीष गुप्ता के घर पर ही मौजूद हूं। आप बाहर देख सकते हैं कि पूरा परिवार अभी अंदर है और बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और मेरे दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग भी मौजूद हैं। दरअसल अखिलेश यादव को यहां पर आना है। हम कोशिश करेंगे कि वहां पर जो समाजवादी पार्टी के तमाम जो अन्य लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के पत्नी से बात अगर हो सकती है तो उनकी पत्नी से बात कराइए। आखिरकार क्या कुछ घटा था जिसकी वजह से ये नौबत आ गई? देखिए समस्या इस बात की, चूंकि अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री को उन परिवार को मिलाने ले जाना है, लिहाजा पूरे घर अभी कैमरे में है, वहां पर अभी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। परिवार ने भी कह दिया है कि हम अभी मुख्यमंत्री से मिलने जाना चाहते हैं, अभी हम किसी से बात नहीं करेंगे। बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो ये अगर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और राजनीति करने के लिए, आप लोग यहाँ पे किस लिए आए थे? क्या हो गया था? कल से पीड़ित परिवार की समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पीड़ित परिवार की मदद में खड़ा है। पीड़ित परिवार की मदद के लिए खड़े हैं। अब हम इधर पे इरफान सोलंकी भी इस तरफ दूसरी तरफ खड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इरफान सोलंकी कहां पर हैं। इरफान जी, हमारे साथ इरफान सोलंकी हैं, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो है यहाँ पर, और उनसे बात बोलो। इरफान भाई, क्या हुआ आज? आप लोग यहाँ पे मिलने आए, अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए हैं, परिवार ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग गलत कर रहे हैं, क्या? नहीं कहा। उन्होंने ये कहा, पूरी बात बताइए। उन्होंने कहा 2 दिन से हमारा साथ दे रहे हैं, आज आप गलत कर। उन्होंने ये कहा, आप मतलब वो पुलिस वालों को कह रहे हैं और साथ हमने दिया है। पुलिस वाले जबरन उनको यहाँ से ले, आपने भी देखा होगा, तमाम पत्रकार बंधु अगर आप ले आए हो तो तमाम आपके भाई हमारे पत्रकार बंधु मौजूद थे उनके सामने, क्योंकि योगी जी से 2 बजे का मिलने का समय और अभी 11 बज रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंच रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने हकीकत आए सामने और जनता इस बात को जाने कि कातिल पुलिस को पुलिस वाले ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये नाइंसाफी
कानपुर शहर में तो हम होने नहीं देंगे। संतोष मामले में जरा तो इनसे FIR हो संतोष गई ये है पुलिस पूछिए के ना कि यहाँ पर अखिलेश यादव ही तो सिर्फ पहुंचने वाले थे, इतनी भारी तादाद में क्यों कार्यकर्ता पहुंचे वहाँ पर? चलता ही रहता है, ये तो चलता ही रहता है। आप भूल गए होंगे एक अभी 2-3 साल पहले एक और बड़ा कांड हुआ था। ये दरअसल उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब मनीष गुप्ता की पत्नी रो रो कर बुरा हाल उनके पति का पार्थिव शरीर ले जाते हुए परिजन, और ऐसे में जब उनकी इजाजत मिली तभी इस शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। अभी हम इन सब की बातों से संतुष्टि अपनी व्यक्त नहीं कर सकते, इतनी नहीं है। हम सीएम जी से बात करेंगे, उसके बाद संतुष्टि बताएंगे। समय दिया है आपको, बोला है मिलवाएंगे, बात कराएंगे, किस समय बताया है? समय बताया गया है कि हम आपको 1 घंटे पहले बता देंगे कि कब मिलवाएंगे। आपने 3 जो मुख्य मांगे रखी थी, कोर्ट का जो केस है उसको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाए, 50 लाख का मुआवजा आप चाहती थी और 1 नौकरी, क्या उसको लेकर के कोई आपको आदेश या कोई इंगित किया गया, कोई बात कही गई अभी तक, कोई आश्वासन? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, कहा गया है ये आपको सीएम जी बताएंगे। उनसे बात होने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से आपको आदेश, वहीं से जो आदेश होगा वही माना जाएगा। देखा था आपने जिस तरीके से बात रखी थी, आप न्याय की बात कर रही हैं, आप जब से ये प्रकरण आया परेशान हैं, हम देख रहे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें जो तफ्तीश की बात हो रही है, जांच की बात हो रही है, निलंबन की बात हो रही है, वो पारदर्शी है? आपको लग रहा है जिस दिशा में कार्रवाई हो रही है? अभी मुझे कार्रवाई के बारे में कुछ भी सूचना नहीं मिली है, इसीलिए मैंने सीबीआई जांच के लिए उसमें लिखा है। आपने सीबीआई जांच की मांग की? हाँ, मैंने जो पत्र दिया उसमें लिखा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से क्या कहेंगी? आपको लग रहा है कि वो संवेदनशील होंगे इस मामले में? अभी तक मैं जितना मुख्यमंत्री जी के बारे में न्यूज़ सुन के जान पाई हूँ, तो ये नॉर्मल घटना नहीं है, उसको वो बहुत लाइट नहीं ले सकते हैं। एक पुलिसकर्मी, 6 पुलिसकर्मियों ने एक निर्दोष की हत्या करी है, और वो निर्दोष भी एक ऐसा है जिसके घर पे कोई नहीं है उसके अलावा। तो मुझे नहीं लगता है सीएम महोदय इसको बहुत हल्के में लेंगे। संतोष हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। संतोष, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, कितनी देर में अखिलेश यादव पहुंचेंगे? और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ थे, आप बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दे रहे हैं। अरे उनका नेता अखिलेश यादव तो पहुंच ही रहे हैं, उनको मिलने जाने के लिए अनुमति तो है ही, इतने सारे कार्यकर्ताओं के पहुंचने की जरूरत क्या थी? संतोष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं कि कैसे एक निर्दोष की हत्या यहां पर हो जाती है। पत्नी का ये आरोप है कि इकलौता कमाने वाला सदस्य उनके परिवार का चला गया। उचित कार्रवाई की मांग अब वो कर रही है, कह रही है कि सीबीआई जांच की जाए और इस मामले को हल्के में ना लिया जाए। ये तस्वीरें दरअसल कानपुर में मनीष गुप्ता के घर के बाहर की, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। वो चाहते हैं कि पीड़ित परिवार से उन्हें बातचीत करने दी जाए।
और ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये पूरा मामला अब परिवार से आगे निकलकर राजनीति में जा मिला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, अखिलेश यादव भी यहां पर पहुंचेंगे, मनीष गुप्ता की पत्नी से मुलाकात करेंगे, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। संतोष मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं कानपुर से, सीधे मनीष गुप्ता के घर के बाहर से। संतोष, कितनी देर में पहुंचेंगे अखिलेश? देखो, अखिलेश यादव थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं मनीष गुप्ता के घर पर। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स है और समाजवादी पार्टी के जो तमाम लोग हैं वो मौजूद हैं। अखिलेश यादव की जो सिक्योरिटी उनके साथ चलती है वो यहाँ पहुंच चुकी है, यानी कि कुछ ही साल में अखिलेश यादव यहाँ मनीष गुप्ता के परिवार से, उनकी पत्नी मीनाक्षी से और तमाम अन्य लोगों से कारन सुनाने के लिए पहुंच रहा है। और शायद 1 से 2 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा जब अखिलेश यादव यहाँ पहुंच जाएंगे। जी, लेकिन संतोष, इससे पहले इतने सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर क्यों पहुंचे? जिस तरीके से इरफान सोलंकी ये कह रहे हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, अखिलेश यादव को क्या परमिशन मिली है? देखिए, इनका सीधे से कहना है कि हम समाजवादी पार्टी के लोग शुरू से परिवार के साथ थे, तभी ये घटना हुई, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए आने वाले थे। ये पहले से कार्यक्रम था, लेकिन इसके बावजूद आने नहीं दिया गया। और देखिए, अखिलेश यादव का काफिला यहाँ पहुंच चुका है। अखिलेश यादव यहाँ पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में हमारे कैमरे पर भी वो काफिला उनका रुक चुका है, सड़क पर रुका हुआ है काफिला। और अखिलेश यादव थोड़ी दूर में आने वाले हैं, उनकी गाड़ी आ चुकी है, अमिताभ वाजपेयी है, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो संतोष, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे तमाम जानकारी आपसे लेंगे। इस बीच एक वीडियो आपको दिखा देते हैं। दरअसल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये उस वक्त का वीडियो है जब परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचे थे एफआईआर दर्ज कराने और पूरी घटना को बयां करने। तब पुलिस की तरफ से क्या रवैया था, क्या रुख था, देखिए इस वीडियो के जरिए। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई के कानून जो है इस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि क्योंकि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे लंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट न मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई के कानून जो है इस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे लंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट न मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है। भवानीपुर समेत बंगाल की 3 सीटों पर वोटिंग को 4 घंटे बीत चुके हैं। सुबह से भवानीपुर में वोटर्स का जोश दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ममता नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। अब उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 5 नवंबर तक विधायक बनना जरूरी है। वोटरों की ये लंबी कतार पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के चुनावी भविष्य का फैसला करने के लिए है। भवानीपुर में सुबह 7 बजे से उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं।
ममता बनर्जी की किस्मत का फैसला आज होने वाला है, वो जीतेंगी या हारेंगी। और भवानीपुर उपचुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम हैं मित्र इंस्टीट्यूशन भवानीपुर के स्कूल में, जहां पर ममता बनर्जी खुद वोट डालने आती हैं और जो बनर्जी परिवार है उनका समस्त वोट यहीं पर है। और सुबह से ही लंबी कतारें यहां देखने को मिल रही हैं। दो तरफ की कतारें हैं, इस तरफ भी कतार है और इस तरफ भी कतार है। तो बंगाल का जो चिर परिचित अंदाज है वो देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि अमूमन उपचुनाव में भीड़ नहीं होती है, भीड़ कम होती है और जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी काफी कम होता है। भवानीपुर उपचुनाव ममता बनर्जी के लिए काफी मायने रखता है। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 5 नवंबर तक ममता का विधायक बनना जरूरी है। विधानसभा चुनाव में ममता नंदीग्राम में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं। टीएमसी की ये पारंपरिक सीट है। ममता बनर्जी यहां से 2011 और 2016 से चुनाव जीत चुकी हैं। हम किरण को जिताएंगे, हम आम जनता को आजादी देंगे। মনে রাখবেন, আজকে স্বাধীনতা চলে যাচ্ছে দেশে, আমরা হিন্দুস্তানকে তালিবান বানাতে দেব না, মাথায় রেখে দেবেন। আজকে ইউপিতে লোক কথা বলতে পারে না, পাঞ্জাবে ভয়ে লোক কথা বলতে পারে না, ত্রিপুরায় পারে না, দিল্লিতে পারে না, উত্তর প্রদেশে পারে না, শুধু মানুষকে মারা হয়। भवानीपुर से यूं तो कल 12 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला टीएमसी की ममता बनर्जी, बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल और सीपीएम श्री जीव बिस्वास में है। ममता को यहां बीजेपी युवा मोर्चा की उपाध्याय प्रियंका टिब्रेवाल चुनौती दे रही हैं। हालांकि ममता की तरह वो भी इसी साल हुए आम चुनाव में एंटल्ली सीट से बड़े अंतर से चुनाव हारी थी। कैसा चल रहा है वोटिंग जो आप देख रहे हैं? जहाँ जहाँ खराबी दिख रही है वहाँ मैं आवाज उठाई रही हूँ। अभी तक कोई बूथ रिगिंग या जैमिंग का कोई 2-3 जगह जैम करने का कोशिश किया था। अभी इसमें भी 146 था, वो मैंने चालू कराया। 126 जो मदन मित्रा के घर के नीचे है वो जाम अभी भी करके रखा है। अभी तक जो हो रहा है, आप खुश हो, संतुष्ट हो या फिर दिक्कत? लोग अगर घरों से निकल करके जेन्युइन वोटिंग होती है देते हैं तो आप नतीजा देख लीजिए। कोविड का साया है, लिहाजा मतदान केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल के सियासी रक्त चरित्र को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक खत्म होगी। पश्चिम बंगाल में 2 अन्य विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है। ये 2 सीटें हैं मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर और शमशेरगंज। वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की। उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने पूरा दमखम लगा रखा है। लगातार मुसलमानों को रिझाने की कवायद में लगे ओवैसी ने इस बार विवादित आईएस का समर्थन किया है। ओवैसी के समर्थन करने पर भी सियासी पारा गर्म है। Tell the mankind that, O mankind, I am the Rasul of Allah, to you all in total, Jamia in total. Not a single has been spared. दशों दिशाओं में पूरी जमीन पर अल्लाह के नूर का नियम चस्पा कर देने के ख्वाब की तकरीरें करने वाले इफ्तिखारुद्दीन के समर्थन में उतरे हैं असदुद्दीन ओवैसी। पूरी दुनिया पर अल्लाह का निजाम दाखिल करने और हर शख्स के सर पर शरिया के ताज के तस्वुर की तकरीर करने वाले इफ्तिखारुद्दीन के साथ आए हैं ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने आईएस की धर्मांतरण वाली तकरीर पर मचे हंगामे के बीच कहा है कि आईएस को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। ओवैसी ने ट्वीट किया, यूपी सरकार ने सीनियर आईएस इफ्तिखारुद्दीन साहब के 6 साल पुराने वीडियो की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। इस वीडियो को संदर्भ से हट कर लिया गया है और ये उस वक्त का वीडियो है जब मौजूदा सरकार सत्ता में थी भी नहीं। ये खुल्लम खुल्ला धर्म के आधार पर परेशान करना है। तो एआईएमआईएम वाले भाईजान पिछले कई दिनों से यूपी में मुसलमान 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 की रट लगाए हुए हैं। उन्हें लगता है कि वो मुसलमानों के मसीहा बनकर उभरेंगे, इसीलिए वो अपनी धर्म वाली राजनीति को अपनी चुनावी बसात की धुरी बनाए हुए हैं। और कोई ऐसा क्यों कहे, उसके लिए ओवैसी का अगला ट्वीट देख लीजिए। अगर मानदंड ये है कि कोई भी अधिकारी धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा नहीं हो तो दफ्तरों में हर तरह के धार्मिक संकेतों, चित्रों के इस्तेमाल को बंद कर देना चाहिए। अगर घर पर धर्म के बारे में सिर्फ चर्चा करना जुर्म है तो सार्वजनिक धार्मिक जश्नों में शामिल हर अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड क्यों?
ओवैसी के सवाल के जवाब में बीजेपी ने वो कहा जो उनकी राजनीति को लुभाता है। हर राज्य में उनके ऊपर केस है, इसीलिए हुआ है क्योंकि वो जो है वो सांप्रदायिकता की बात करते हैं और दो कौम को लड़ाने का भी काम करते हैं। लेकिन बीजेपी और ओवैसी के बीच वो दल भी हैं जो ओवैसी को बीजेपी का ही छिपा हुआ चेहरा मानते हैं। अखिलेश यादव सलाह दे रहे हैं कि सभी दलों को ये सोचना चाहिए कि ओवैसी बीजेपी के साथ हैं या खिलाफ। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। ये तमाम राजनीतिक दल उन्हें तय करना पड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। IAS इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो ने अधिकारी को संदिग्ध बना दिया है। SIT जांच कर रही है, लेकिन जांच से तेज सियासत चल रही है। सर पर चुनाव है, जाहिर सी बात है कि मुस्लिम वाला दांव है। आज तक ब्यूरो। कांग्रेस पार्टी की हालात आसमान से घिरे खजूर पर लटके जैसी हो गई है। दो लोकसभा चुनावों में करारी हार और हाथों से निकलती राज्यों की सत्ता कांग्रेस पहले से खस्ता हाल थी। अब अंदरूनी झगड़े ने हालात बद से बदतर बना दिए। मैं ना ते हाईकमांड नूं गुमराह कर सकदा ते ना गुमराह होण दे सकदा। से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, तो आप कर सकते हैं। कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं। संगठन ने इनको पहचान दी है, उसके बारे में तो मीडिया के अंदर ओपनली इस तरीके से तिरस्कार ना करें कम से कम। एक पार्टी जिसके नेता को यही नहीं मालूम कि पार्टी को कौन चला रहा है। का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि किस आधार पे फैसला लिया गया। वो तो जिन्होंने लिया वो बताएंगे। एक पार्टी जिसके नेता अपने ही नेतृत्व को कोसना परम कर्तव्य मानते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। एक पार्टी जिसके नेतृत्व को यही नहीं मालूम कि उसकी कश्ती का किनारा कहां है। यह पूरा हिंदुस्तान देख रही है कि अस्थिरता आज कांग्रेस पार्टी का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। इंस्टेबिलिटी हैज बिकम सिनोनिमस विद कांग्रेस पार्टी। एक पार्टी जो सेल्फ गोल करने की आदी सी हो गई है कि जिन्हां ने 6-6 साल पहला बादलों को क्लीन चिट्टां दित्तियां, छोटे-छोटे मुंडियां दे उत्ते तशद्दद कीते, उन्हां नूं उत्तरदायित्व दिता गया इंसाफ का। पहली बूझने और समझने की जरूरत नहीं। उस पार्टी का नाम कांग्रेस है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, देश पर सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाली कांग्रेस आज राजनीतिक कुश्ती का ऐसा अखाड़ा बन गई है जहां सारे पैंतरे, सारे दांव आपस में ही आजमाए जा रहे हैं। कुछ बानगी देखिए। पंजाब में एक प्रदेश अध्यक्ष 10 दिन पुराने सीएम की जड़ें उखाड़ने में लगे हैं। राजस्थान में एक डिप्टी सीएम का तंबू उखाड़ने में जी जान से लगे हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता के एक दावेदार मौजूदा सीएम को नाको चने चबाने पर मजबूर करने में लगे हैं। और इधर दिल्ली में 23 नेताओं का एक समूह अपने ही नेतृत्व के अस्तित्व को नकार दे रहा है। अपने ही नेता के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं का ये ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन भी पहली बार दिख रहा है। कांग्रेस में पानी किस कदर सिर से ऊपर बहने लगा है, इसका सबूत आपके सामने है। सवाल है कि कांग्रेस में ऐसा क्यों? राजनीति के लंबे सफर के बाद एक पार्टी का यूं भटक जाने की नौबत क्यों? कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इन दिनों कैसे कामकाज चल रहा है, पहले वो देखिए। राहुल गांधी ने 3 जुलाई 2019 को इस्तीफा दिया। सोनिया गांधी 10 अगस्त 2019 से अंतरिम अध्यक्ष हैं। 24 अगस्त 2020 को CWC बैठक में सोनिया को अंतरिम अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला। 2 साल में 3 बार
कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव स्थगित हो चुका है। दिसंबर 2022 से पहले अध्यक्ष चुनाव की कोई संभावना नहीं दिख रही। एक साल से कांग्रेस में नए अध्यक्ष की मांग उठती रही है और हर बार इस मांग पर किसी न किसी वजह से किसी मजबूरी की मिट्टी डाल दी जाती है। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि दिसंबर 2022 से पहले चुनाव की कोई संभावना भी नहीं दिख रही। जब कश्ती बिना कप्तान की हो तो उसके बहाव को कौन नियंत्रित करेगा? कांग्रेस भी बस यूं ही बहे जा रही है। चंडीगढ़ में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।